नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। लोकसभा द्वारा 2 विधेयक पारित किए गए। माई गॉव पोर्टल ने सहभागितापूर्ण अभिशासन के 7 वर्ष पूर्ण किए और अतिवृष्टि से पश्चिमी भारत में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इस अंक में बात करेंगे असम मिजोरम सीमा विवाद की। एक अध्ययन के मुताबिक कोयला आधारित पुरानी विद्युत उत्पादक इकाइयों को कार्यमुक्त करने से 37,750 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा द्वारा 2 विधेयक पारित किए गए। पहला विधेयक है फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020। ये विधेयक फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 में संशोधन के लिए प्रस्तुत किया गया है ताकि फैक्टरिंग यानी आड़त व्यवसाय से जुड़ी संस्थाओं के दायरे का विस्तार किया जा सके। फैक्टरिंग एक प्रकार का लेन देन होता है जिसमें एक व्यवसायिक इकाई एक ग्राहक से अपनी प्राप्तियों को तीसरे पक्ष को बेच सकती है, जो कि आंशिक या पूर्ण रूप से धन की तत्काल प्राप्ति के लिए एक फैक्टर है। फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 को रिसीवेबल्स के असाइनमेंट्स के रजिस्ट्रीकरण और रिसीवेबल्स के असाइनमेंट के किए जाने वाले संबंधी संविदा के पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यता के लिए उपबंध करके रिसीवेबल्स के असाइनमेंट तथा उनसे संबंधित या उनसे जुड़े विषयों का उपबंध और विनिमय करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इन संशोधनों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज को सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जा रही है। ये सहायता विशेष रूप से व्यापार प्राप्य बट्टाकरण प्रणाली यानी ट्रेड्स के माध्यम से ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त अवसरों के सृजन से की जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप निधियों की लागत कम हो सकती है और साथ ही ऋण की कमी का सामना करने वाले लघु व्यवसायों तक उनकी पहुंच में वृद्धि हो सकती है। इससे उनकी रिसीवेबल्स के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। ये भारतीय रिजर्व बैंक को फैक्टरिंग व्यवसाय के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इस विधेयक को राज्यसभा द्वारा मार्च में ही पारित कर दिया गया था। दूसरा विधेयक है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021। इस विधेयक ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान यानी NIFTEM कुंडली हरियाणा तथा भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान IIFPT तंजावुर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को एक ऐसे संस्थान के रूप में परिभाषित किया गया है जो देश या राज्य के निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अत्यधिक कुशल कर्मियों को तैयार करने वाले एक अग्रणी संस्था के रूप में कार्य करता है। किसी संस्थान को INI यानी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने के लिए संसद में एक विशेष अधिनियम पारित किया जाता है जो किसी संस्थान को ये दर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा संस्थानों द्वारा कुछ अन्य मानदंडों की पूर्ति करना भी आवश्यक है। इन संस्थानों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों से संबंधित कोर्सेज के प्रावधान भी होंगे। उदाहरण के लिए शीत श्रृंखला तकनीक, खाद्य जैव नैनो प्रौद्योगिकी आदि, जो तकनीकी क्षेत्र में व्याप्त अंतराल को भरने में सहायता कर सकती है। अगली खबर गवर्नेंस से संबंधित है। माई गॉव पोर्टल ने सहभागितापूर्ण अभिशासन यानी पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के 7 वर्ष पूर्ण किए। 26 जुलाई 2014 को आरंभ किया गया mygov.portal एक अभिनव नागरिक संलग्नता मंच है। यहाँ सरकार नीति निर्माण प्रक्रिया में नागरिकों को शामिल करके तथा जनहित और कल्याण के मुद्दों पर उनकी राय प्राप्त करके सुशासन की दिशा में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। माई गॉव डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का हिस्सा है। ये इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी है। माई गॉव के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो ये प्रमाणिक सूचना का समय पर प्रसार करता है। माई गॉव प्लेटफॉर्म माई गॉव साथी पर 185 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जो विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर अपने विचार और सुझाव देते हैं। नागरिकों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डेटा संरक्षण नीति आदि प्रारूप नीतियों से संबंधित विभिन्न सुझाव इस पोर्टल पर आमंत्रित किए गए थे। ये प्रमुख राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रतीक चिन्हों यानी लोगो और टैगलाइंस की क्राउडसोर्सिंग करने में सहायक सिद्ध हुआ है। स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया अभियान आदि के लिए कुछ उल्लेखनीय प्रतीक चिन्ह यहीं से क्राउडसोर्स किए गए थे। अभिशासन के उद्देश्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार ICT के अनुप्रयोग को साधारण तौर पर ई गवर्नेंस के रूप में जाना जाता है। इसके माध्यम से नागरिकों और व्यवसायों को सुविधाजनक, कुशल और पारदर्शी तरीके से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सरकार ने नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करने
के लिए ई क्रांति राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP 2.0 लागू की है। सहभागितापूर्ण अभिशासन उन प्रक्रियाओं में सन्निहित है जो नागरिकों को सार्वजनिक निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सशक्त बनाती है। आपको बता दें कि ये लोकतंत्र की कमियों से निपटने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर रहा है। सहभागितापूर्ण अभिशासन पद्धतियां सरकारी पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुक्रियाशीलता तथा बेहतर लोक नीतियों और सेवाओं में योगदान कर रही है। अगली खबर बाढ़ एवं भूस्खलन से जुड़ी है। अतिवृष्टि से पश्चिमी भारत में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पश्चिमी भारत में भारी वर्षा के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं, जैसे पश्चिमी भारत की स्थलाकृति। पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिम मानसून से आने वाली मानसूनी पवनों के लिए एक प्रमुख अवरोध के रूप में कार्य करता है। पर्वतीय ढाल का वर्षा की स्थिति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पश्चिमी घाट अरब सागर तट के समानांतर विस्तारित है। इसका विस्तार महाराष्ट्र गुजरात सीमा से केरल के दक्षिणी सिरे तक लगभग 1600 किलोमीटर तक है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की वजह से भी पश्चिमी घाट पर काफी वर्षा हो रही है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, वायुमंडल की आर्द्रता ग्राही क्षमता भी बढ़ती जाती है और अंततः ये आर्द्रता भारत के भूभाग पर मानसून के मौसम में प्रबल संवहनीय धाराओं के रूप में बदल जाती है। नासा सहित कई एजेंसियों के समुद्र संबंधी डेटा से पता चलता है कि पिछले कई वर्षों से अरब सागर की सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। समुद्री जल का सतही तापमान जितना ज्यादा होगा, उनके ऊपर से प्रवाहित होने वाली पवनों में उतनी ही ज्यादा आर्द्रता बढ़ती जाती है। इसके अलावा अनियंत्रित विकास भी पश्चिमी भारत में बाढ़ और भूस्खलन के लिए जिम्मेदार है। शहरीकरण और अन्य भूमि उपयोग के साथ ही एरोसोल भी स्थानीय रूप से भारी वर्षा की घटनाओं में योगदान देते हैं। आइए अब जानते हैं इस बाढ़ और भूस्खलन का पश्चिमी भारत पर क्या प्रभाव होगा। इसकी वजह से बांधों से अति प्रवाह की वजह से भूस्खलन और आकस्मिक बाढ़ का जोखिम बढ़ गया है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में तूफान के कारण अतिवृष्टि से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इन क्षेत्रों में कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आइए अब बात करेंगे असम मिजोरम सीमा विवाद की। मिजोरम के 3 जिले असम के 3 जिलों के साथ लगभग 164.6 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इस सीमा विवाद को जानने के लिए हमें इसके इतिहास में जाना होगा। दरअसल औपनिवेशिक काल से ही मिजोरम और असम के बीच सीमा का यह विवाद जारी है। मिजोरम का तर्क ये है कि सीमा का निर्धारण वर्ष 1875 की अधिसूचना यानी वर्ष 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत किया जाना चाहिए, जबकि असम का कहना यह है कि वो वर्ष 1933 के सीमांकन के तहत तैयार किए गए संवैधानिक मानचित्र से सहमत है। इसके अलावा दूसरा कारण है दोषपूर्ण सीमा निर्धारण। असम को मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में विभाजित किया गया था, लेकिन सभी पक्षों द्वारा कभी भी उचित सीमांकन के माध्यम से या निर्विवाद रूप से आदेशों को स्वीकार नहीं किया गया था, जिससे इन राज्यों के बीच विवाद बना रहा। विशेषज्ञों के अनुसार इन राज्यों को जमीनी वास्तविकताओं पर ध्यान दिए बिना जल्दबाजी में असम से अलग कर दिया गया था। तभी से इन राज्यों के पास इस प्रकार के विवादों के निराकरण के लिए कोई भी तंत्र उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसमें कुछ संभावित उपाय हैं, जैसे सीमाओं के उचित सीमांकन के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत सीमा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के तहत राजनीतिक समाधान निकालने के प्रयास किए जाने चाहिए। एक अध्ययन के अनुसार कोयला आधारित पुरानी विद्युत उत्पादक इकाइयों को कार्यमुक्त करने से 37,750 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस यानी CEEW-CEF के एक अध्ययन के अनुसार भारत की कुल संस्थापित क्षमता 300 गीगावाट में से लगभग 35 गीगावाट ऊर्जा के उत्पादक कोयला आधारित विद्युत संयंत्र 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं। इन्हें प्राथमिकता के आधार पर सेवानिवृत्त किया जा सकता है। इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों की बात करें तो पुराने हो चुके संयंत्र जो विद्युत की एक यूनिट का उत्पादन करने के लिए अपने नए समकक्ष की तुलना में अधिक कोयले की खपत करते हैं, उन्हें बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, देश की वायु को स्वच्छ करने तथा मृदा और जल के प्रदूषण को कम करने में सहायता मिल सकती है। पुराने विद्युत उत्पादक संयंत्रों को बंद करने से 102 अरब रुपए की एक मुश्त लागत की बचत होगी। इस धनराशि को संचालन में बने रहने के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए रेट्रोफिट्स यानी समय समय पर रखरखाव पर खर्च किया जा सकता है। अक्षम इकाइयों को बंद करने से नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, प्रणालीगत उन्नयन आदि में निवेश के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। कोयले से संचालित और लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से मुख्यतः CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और वायुजनित अकार्बनिक कण जैसे फ्लाई ऐश, कार्बन युक्त पदार्थ यानी कालिख, निलंबित कणिकीय पदार्थ यानी SPM और अन्य ट्रेस गैसों का उत्सर्जन होता है। ताप विद्युत संयंत्र
संयंत्र भारत में कुल उत्पादित कोयले का लगभग 70% उपयोग कर रहे हैं। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की दक्षता में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई पहलें की गई हैं, जैसे अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के लिए सुपर क्रिटिकल तकनीक अनिवार्य की गई है। सुपर क्रिटिकल पदावली का उपयोग विद्युत संयंत्रों के लिए किया जाता है जब जल उच्च दबाव यानी 22 मेगापास्कल और तापमान 374 डिग्री सेल्सियस के तहत अपने क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच जाता है। इस बिंदु पर जल को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। इस तरह संयंत्र की दक्षता में वृद्धि करने के लिए उतनी ही मात्रा में जल को गर्म करने के लिए कम कोयले का उपयोग किया जाता है। सभी विद्युत संयंत्रों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में उत्सर्जन मानदंड अधिसूचित किए गए थे। राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन के तहत परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पैट योजना शुरू की गई। आइए अब आपको बताते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। अमेरिकी युद्धक बल वर्ष के अंत तक इराक से निकल जाएंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि अमेरिकी सेना इस वर्ष के अंत तक अमेरिकी युद्धक मिशन को समाप्त कर देगी, लेकिन इराकी सेना को प्रशिक्षण और सलाह देना जारी रखेगी। वर्तमान में इराक में 2500 अमेरिकी सैनिक स्थानीय सैन्य बलों को इस्लामिक स्टेट समूह के शेष लड़ाकों से निपटने में मदद कर रहे हैं। राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के पतन और सामूहिक विनाश के हथियारों को समाप्त करने के लिए वर्ष 2003 में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने इराक पर हमला किया था। अमेरिकी युद्धक सैनिक अंततः वर्ष 2011 में वापस लौट आए थे। हालांकि 3 वर्ष के बाद इराकी सरकार के अनुरोध पर वापस आए, जब आतंकवादियों ने देश के बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था। भारत रॉक फॉस्फेटिक के स्वदेशी भंडार का पता लगाएगा। भारत फॉस्फेटिक रॉक और पोटाश के स्वदेशी भंडार का पता लगाने तथा डाई अमोनियम फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी MOP का उत्पादन करने के लिए इन स्वदेशी उद्योगों को उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। रॉक फॉस्फेट DAP और NPK उर्वरकों के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। उर्वरक खनिज संसाधन निक्षेप राजस्थान, प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भाग, मध्य प्रदेश के हीरापुर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर, मसूरी सिंकलाइन तथा आंध्र प्रदेश के कडप्पा बेसिन में विद्यमान है। कासेज यानी कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र। कासेज इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग फॉर एग्जिस्टिंग सिटीज प्राप्त करने वाला प्रथम ग्रीन सेज है। IGBC का गठन वर्ष 2001 में किया गया था। ये भारतीय उद्योग परिसंघ CII का भाग है। इसका उद्देश्य सभी के लिए एक सतत निर्माण परिवेश को सक्षम करना और भारत को वर्ष 2025 तक सतत निर्माण परिवेश में वैश्विक नेताओं में से एक बनाना है। ये मान्यता देश के अन्य सभी सेज के लिए कांडला सेज की हरित पहल और प्रयासों का अनुकरण करने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। रक्षा औद्योगिक गलियारा DIC। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए हैं। हाल ही में दोनों राज्य सरकारों ने 2 DICs में सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के निवेश की सुविधा के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है। DICs का उद्देश्य प्रौद्योगिकियों के सहक्रियात्मक विकास और MSMEs तथा स्टार्टअप सहित निजी घरेलू विनिर्माताओं के विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत आयुध या गोला बारूद का उत्पादन, एरोस्पेस उद्योगों के घटक, मिसाइल तंत्र और अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं की स्थापना की परिकल्पना की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF सरकार का देश में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक NRF स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये नई शिक्षा नीति 2020 के तहत परिकल्पित एक स्वायत्त निकाय होगा। NRF का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों जहाँ अनुसंधान क्षमता वर्तमान में आरंभिक चरण में है, इसमें अनुसंधान को बढ़ावा देना, विकसित करना और सुविधा प्रदान करना शामिल है। NRF को एक छत्रक संरचना के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है जो अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा और उद्योग के बीच संबंधों में सुधार करेगी। NRF का कुल प्रस्तावित परिव्यय 5 वर्षों की अवधि में 50,000 करोड़ रुपए है। ठाणे क्रीक रामसर साइट। महाराष्ट्र सरकार ने ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र और निकट के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESZ सहित जैव विविधता समृद्ध ठाणे क्रीक को रामसर साइट में शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वर्तमान में महाराष्ट्र में 2 रामसर स्थल हैं, नासिक में नंदुर मधमेश्वर और बुल्ढाना जिले में लोनार झील। रामसर स्थल एक आर्द्रभूमि स्थल है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि पर अभी समय रामसर
पर अभी समय एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग प्रदान करती है। इस पर वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। कटलास एक्सप्रेस अभ्यास 2021 ये 26 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेगा। भारतीय नौसेना का पोत तलवार अफ्रीका के पूर्वी तट पर आयोजित वार्षिक समुद्री युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है। इस युद्धाभ्यास में 12 पूर्वी अफ्रीकी देश, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, इंटरपोल आदि भाग ले रहे हैं। ये युद्धाभ्यास पूर्वी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों पर केंद्रित है। साथ ही संयुक्त समुद्री कानून प्रवर्तन क्षमता के आकलन और इसमें सुधार करने, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं क्षेत्रीय नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए, बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।